हे गाइस, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ अकाउंट्स विद चिराग चैनल पर आपका वेलकम करता हूं, जहां आप कॉन्सेप्ट को रटते नहीं कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट, जहां आप सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद आप देखेंगे इसके फीचर्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट, और साथ ही देखेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल का पार्ट। अब देखिए, मैनेजमेंट का बेस है, ये समझना जरूरी है। इसके बाद ही आपको इसकी अगली वीडियो से रिलेटेड हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल, एफ टेलर के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के फंक्शंस, ये सारा पार्ट समझ में आ जाएगा, जिससे आप आराम से एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, कॉमर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी एमसीक्यूज है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन मेन दिक्कत आपको आती है पेपर 1 से रिलेटेड। आपका पेपर 1 का डर ये रहता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपको ढंग से नहीं आ पाती है, पेपर 1 की स्ट्रेटेजी को आप ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हो, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रहता, जो भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आप नहीं कर पाते हो। तो उन सब का सॉल्यूशन अनअकैडमी लेके आया। यहाँ पे आपको 3 बैच प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इग्नाइट, एलिवेट और एस्पायर। तीनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल है। 19 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे इंडिया के जो भी टॉप एजुकेटर हैं पेपर 1 से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैंने आपको क्या बताया, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट पूरा हो पाएगा ढंग से, कि किस तरीके से आपको टेक्निक्स को फॉलो करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है, वो सारी इसमें बताई जाएगी। और साथ पे एक और सोने पे सुहागा, आपको जनरली क्या है 10% डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आपको रेफरल कोड NTA NET डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? NTA NET। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। ओके, अब देखिए, हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है। सिंपल वर्ड में अगर बोलो तो क्या है, ये दूसरों से काम कराने की कला है। किस वे में? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखो, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो जब भी अपने गोल अचीव करने की करेगा तो वो बाय चांस या बाय लक अचीव नहीं कर पाएगा। उसको भी क्या करना पड़ेगा? एक डेलिब्रेट प्रोसेस, मतलब एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। तो जनरली ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, मैनेज प्लस मैन प्लस टी का मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं टैक्टफुली। टैक्टफुली का मतलब क्या होता है? स्किलफुली, या आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हो। तो मैनेजर क्या करता है, जब भी अपने जो अंडर में वर्कर है उनसे काम कराता है तो इस ढंग से काम कराता है जिससे वो अपने गोल भी अचीव कर ले, और इसके अलावा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली भी काम हो जाए। इसका मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट कम हो, या हम बोल सकते हैं चीपेस्ट वे में आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है आपके अचीव हो जाए। या हम ये बोल सकते हैं, अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो कॉस्ट कम लगे, और जो प्रोडक्शन आपने सोचा था या जो आपने एस्टिमेट गोल सोचा था कि इतना प्रोडक्शन हो जाए, वो आपका अचीव हो जाए जनरल वे में। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप क्या क्लियर करना चाहते हो? नेट जेरफ। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्लान बनाना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा ये सोचना पड़ेगा कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो वो सारा एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो एक तरीके से सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको यही बोल रहा है कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। ठीक है, तो फाइनल गोल आपके क्या है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे मैं एक और लाइन जोड़ सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ अदर्स, तो ये प्रॉपर बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू F टेलर, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट योर मैन टू डू। आप अपने आदमियों से क्या काम कराना चाहते हैं, एंड देन सीइंग दैट दे डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो आपके रिसोर्सेज भी क्या हो? कम वेस्ट हो। तो देखो, मैं आपको अभी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं बता रहा, लेकिन एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ा के आपको बता दूंगा कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। ठीक है, 2 लाइन का पार्ट है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। हेनरी फेयोल ने क्या बोला? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो बोल रहा है मैनेज करने के लिए क्या आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कमांड कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। राल्फ सी डेविस ने क्या बोला? मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर। तो इसका मतलब क्या उन्होंने बोला? यह हर जगह होती है। एक तरीके से क्या है, लीडरशिप के फॉर्म में, जो कि एग्जीक्यूटिव अटेंड कर रहे हैं या फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर प्रॉपर नहीं है। अभी मेरे को पहले बताना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। तो देखो, जब भी क्या करोगे, अगर मैंने जैसे आपको बोला कि आपको 10 यूनिट फर्नीचर बनाने, आप कारपेंटर हो, तो आपने बोला बना देंगे। मैंने बोला कितने दिन में? 4 दिन में बनाना है। आपने बोला बना देंगे, तो आपने 10 यूनिट बना के दे दी। मैंने बोला एस्टिमेट कितने लगेंगे, तो आपने बोला 50,000 लगेंगे। कितने लगेंगे? 50,000। लेकिन जैसे ही 4 दिन में आपने मुझे बना के दे दी वो 10 यूनिट, तो आपने इफेक्टिव काम करके दे दिया। लेकिन जब मैंने आपसे पैसे पूछे कि कितनी कॉस्ट हुई, तो आपने क्या बोला? 55।
तो मैंने क्या बोला कि आपने तो अराउंड बोले थे कि 50 के अंदर हो जाएंगे, लेकिन उसने कितनी कॉस्ट में बना के दी, 55 में। तो एक तरीके से क्या हो गया, मेरी जो कॉस्ट है वो महंगी हो गई, जिसे मैं बोलूँगा कि एफिशिएंटली काम नहीं हुआ। इफेक्टिवली तो हुआ लेकिन एफिशिएंटली काम नहीं हुआ। तो इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, जो आपको काम दिया गया है वो आप फिनिश कर रहे हो, यानी वो एक्टिविटी को क्या कर रहे हो, आप पूरा कर रहे हो। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो भी टास्क दिए उसको आपको मिनिमम कॉस्ट में करना है। इसका मतलब हम क्या क्या बोल रहे हैं कि जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो उसको आप मिनिमम यूज़ करो, जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सको। तो मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम बेनिफिट, जनरली यही है। तो इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि आपने अपने गोल अचीव करे, किसको यूज़ करके, एफिशिएंसी को यूज़ करके, मतलब मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके। ठीक, तो अभी नीचे मैंने दिया भी हुआ और एग्जांपल भी दिया हुआ है, एक बार आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। आपको पता है कि डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है। कभी कभी आपका प्लान फेल हो जाता है तो आपको अल्टरनेटिव प्लान भी पहले से ही सोचना पड़ता है, यानी आपको सेकंड प्लान भी सोचना पड़ता है। तो ये बोला है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट in which individuals work together in group and efficiently accomplish selected aims। तो जब भी आप देखते हो कि मैनेजमेंट एक तरीके से क्या प्रोसेस है, जिसमें आप जनरली प्रोसेस की बात जब भी करते हो तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो वो एक आपको पर्टिकुलर इंटरनल एनवायरनमेंट में बनाना पड़ता है, जिसमें जो वर्कर हैं सारे एक ग्रुप की तरह काम करें और ग्रुप की तरह ही पर्टिकुलर जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए अपना वर्क करें। तो यहाँ पे प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, प्राइमरी फंक्शन है, ये देख सकते हो आप। इफेक्टिवनेस मैंने आपको बता ही दिया कि राइट टास्क को करना, यानी अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना, गोल्स को अचीव करना, जिसको हम बेसिकली बोल सकते हैं फिनिशिंग द गिवन टास्क। अब मैं देखो पूरा पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, और वैसे भी मैंने आपको समझा ही दिया है, तो आप एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या, वेस्टेज कम हो। तो एफिशिएंसी कब बढ़ेगी, जब आप लेस रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो, मतलब इनपुट कम यूज़ कर रहे हो, और उससे ज़्यादा बेनिफिट मतलब आउटपुट क्या निकाल रहे हो, ज़्यादा निकाल रहे हो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है जिसको मैं आपको समझा के ही बता देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है मैनेजमेंट के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवनेस भी और एफिशिएंसी भी, किसको, गोल को अचीव करने के लिए। तो ये बोल रहा है गोल क्या है, इफेक्टिवनेस के लिए, और जो एफिशिएंसी क्या है, मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करना। तो जैसे मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं मैनेजर हूँ, तो मुझे कंपनी ने क्या करा, टारगेट अचीव करने के लिए दिया कि 10,000 यूनिट बनाओ। अब मैंने क्या करा, जनरली पावर फेलर होता रहता है तो डबल शिफ्ट में वर्कर से काम कराया, तो मैंने गोल तो अचीव कर लिया लेकिन कॉस्ट एक्स्ट्रा क्या लगा दी, लेबर कॉस्ट, क्योंकि डबल शिफ्ट में काम कराया। इसके अलावा पावर फेलर होता है तो रात रात में इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करना पड़ता है, एक्स्ट्रा जनरेटर का यूज़ करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी क्या लग गई, डबल लग गई। तो उस केस में क्या होगा, मैनेजर ने प्रोड्यूस तो कर लिया, मतलब इफेक्टिवनेस तो है लेकिन एफिशिएंसी नहीं है। क्या नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है। तो सेम आउटपुट के लिए इफेक्टिवनेस तो है लेकिन एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि मैंने इनपुट बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए, मैंने लेबर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, इसके अलावा जो भी खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नॉर्मल पार्ट था। अब हम कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं, फीचर्स की तरफ, कि क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं। अब जनरली ये तो आपने पढ़े ही हुए हैं, तो ये आपके कभी ना कभी पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखो क्या है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, आपको पता ही है कि जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है उसको एक तरीके से एक ग्रुप में लेके जो भी पर्टिकुलर गोल्स है उसको अचीव करने के लिए यूनाइट करता है, या आपको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो भी सीईओ सीएफओ जब भी क्या करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इस तरीके से अपॉइंट करते हैं पर्सन, तो उसके बाद भी क्या होती है, एक तरीके से नीचे रेस्पॉन्सिबिलिटी जाती रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके नीचे फॉरमैन अपॉइंट होता है, जो कि आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में देखोगे, जिसके थ्रू क्या होता है, एक तरीके से जो पर्टिकुलर गोल्स हैं वो आप आराम से अचीव कर सकते हो, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होगा तो आप वो सिस्टमेटिक ढंग से अपने गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये बोल रहा है विच यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अचीविंग दीज गोल्स। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि फैली हुई बोल सकता हूँ मैं, ये बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जनरली काम आती है। तो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो ये नहीं कि आप डोमेस्टिकली ही बोलो, आप बाहर की भी बात कर सकते हो। जो यूएसए की कंपनी मैनेज कर रही है वो हम ही कर रहे हैं, लेकिन तरीका क्या होगा, बस अलग होगा। जैसे ये बोल रहा है कि एक पेट्रोल पंप है, वो भी मैनेज होने की ज़रूरत होती है, वैसे एक हॉस्पिटल भी मैनेज होता है, एक स्कूल भी मैनेज होता है। उसी तरीके से जो इंडिया में मैनेजर कर रहा है वैसे यूएसए में भी कर रहा है, जर्मनी में भी कर रहा है और जापान में भी कर रहा है, सेम है, लेकिन तरीका क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होता है, डिमांड अलग अलग होती है, और इसके अलावा क्या होता है, एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से क्या होता है, मैनेजमेंट का पार्ट भी क्या होता है, तरीका तो हम क्या बोलेंगे एक तरीके से कि मैनेजर जो करेगा मैनेजमेंट वो तो सेम ही करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से कुछ अलग हटके भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि चाहे वो इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उस केस में क्या होता है, ये मैनेजमेंट सारी जगह फैला हुआ होता है। फिर आपको बोल रखा है कि मैनेजमेंट क्या एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ, लगातार चलने वाला है। जैसे एक पर्टिकुलर गोल आपने अचीव कर लिए, फिर अगली बार एक और नया गोल आ जाता है, फिर वापस से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंपोजिट प्रोसेस है, लेकिन सेपरेट फंक्शंस का मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस तो एक तरीके से कंटिन्यूस और कंपोजिट है कि मतलब साथ साथ होता है, लेकिन इंडिविजुअली मतलब क्या होता है, एक एक करके होता है। प्लानिंग करी, फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग का काम करा, फिर आपने ये सारा, तो एक तरीके से प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूस है, जो कि चलता रहता है, एक सर्किल में चलता रहता है, ये मान के चल लीजिए। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है उस हिसाब से आपको क्या करने पड़ते हैं, अपने गोल भी अचीव करने पड़ते हैं। जैसे आपको मैंने बहुत बार एग्जांपल एनवायरनमेंट में बताया हुआ है कि मैकडोनल्ड, और देखो यहाँ पे भी एग्जांपल ये आया है कि जनरली जो मैकडी होता है उसने यहाँ पे क्या निकाला, महाराजा बर्गर निकाला इंडिया के लिए, आलू टिक्की बर्गर निकाला। लेकिन अब जब बाहर जाओगे, चाइना में जाओगे, तो वहाँ पे आपको मेरे हिसाब से वेज बर्गर तो मिलेगा ही नहीं। सारा क्या मिलेगा आपको, चिकन से रिलेटेड मिलेगा या बीफ से रिलेटेड मिलेगा। और यहाँ पे अपने यहाँ पे देखोगे तो बीफ मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपन एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि गाय को पूजा जाता है। तो उस केस में आपको जनरली यहाँ पे नहीं मिलेगा पार्ट। तो जो मेजर चेंजेस है, कंट्री बोल रहा हूँ, जो भी कंपनीज है वो मेजर चेंजेस करती है किसके हिसाब से, कंट्रीज़ के एनवायरनमेंट को देखते हुए। तो एक डायनेमिक फंक्शन है एंड हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है। क्या पता पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अलग हो, क्या पता इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग हो, तो उसके हिसाब से भी क्या करना पड़ता है, एक कंट्री की कंपनी को क्या करना पड़ता है, दूसरी कंट्री में जाके वैसे चेंजेस अपनाने पड़ते हैं। इसी तरीके से बोल रहा है कि एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या होता है, जिसको देख नहीं सकते हो, लेकिन इसकी प्रेजेंस, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, लेकिन इसकी प्रेजेंस महसूस कर सकते हो। किसके थ्रू, जैसे जैसे आप टारगेट अचीव करते जाते हो आपको पता चलता है कि हाँ यार मैनेजमेंट कुछ है, यहाँ पे ये पार्ट हो रहा है। इसका मतलब एक ऑर्डरलीनेस बनी रहती है इंस्टीड ऑफ चाउस। चाउस मतलब क्या होता है, एक तरीके से कि बहुत कन्फ्यूजन की सिचुएशन हो जाती है ना, वो नहीं। एक ऑर्डरलीनेस मतलब आपको पता है कि किससे आपको ऑर्डर लेने हैं, इसी तरीके से अथॉरिटी को पता है कि उसको किस किस को कमांड देनी है। ठीक इसी तरीके से बोलते हैं मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, यानी मल्टी फैसेटेड कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि इसमें जब भी आप जो पार्ट देखते हो वो 3 डायमेंशन आती है, एक तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एक मैनेजमेंट ऑफ पीपल और एक मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो जनरली देखो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया, आपको कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है। जैसे एक फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं, हॉस्पिटल में क्या करना पड़ता है, पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है। तो इस तरीके से बोल रहा है कि मैनेजमेंट जनरली क्या करता है इन वर्क को एक गोल में ट्रांसलेट कर लेता है कि हमको पर्टिकुलर क्या गोल अचीव करने हैं। तो एक हॉस्पिटल को क्या गोल अचीव करना है कि जो पेशेंट्स है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ठीक हो जाए, ताकि ये बोल सकते हैं कि उस हॉस्पिटल का धीरे धीरे क्या होगा, पूरी कंट्री में नाम हो जाएगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर पेशेंट्स जल्दी ठीक हो जाते हैं, अच्छी ढंग से ट्रीट किया जाता है। तो ये उनका मेन गोल है। तो सोशल कॉज हो गया। अगर हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन है, तो पर्टिकुलर जो भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कितनी डिमांड है, वो अचीव हो रही है या नहीं हो रही, तो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है। तो इसलिए बोल रहा है कि उसी हिसाब से मैनेजर क्या करता है, पर्टिकुलर काम असाइन करता है, वर्क असाइन करता है। वैसे ही बोल रहा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो वर्क असाइन करने के लिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल आ गया। गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज ए मेजर टास्क फॉर द मैनेजर। मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशन, बोला 2 डायमेंशन है। डीलिंग विथ एम्प्लॉय एज इंडिविजुअल विथ डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर एंड डीलिंग विथ एम्प्लॉयज़ एज ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैनेजर क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है, तो वो देखता है कि जिस भी एम्प्लॉयज़ को वर्क दे रहा है तो उसकी इंडिविजुअल नीड क्या है, उसका इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है। अगर मैं किसी फाइनेंसिंग पर्सन को कोई दूसरा काम दे दूं, अकाउंटिंग का काम नहीं दूं, उसको टेक्निकल काम दे दूं, तो वो नहीं करेगा। उसी तरीके से मैंने बोला कि उसको क्या अप्रेजल सिस्टम चाहिए, क्या उसको बेनिफिट इंसेंटिव चाहिए, तो वो मुझे पता करने पड़ते हैं मैनेजर को। ठीक है, यानी उसको किस में दिल लग रहा है, ये बोल सकते हैं एक तरीके से।
फिर दूसरा डीलिंग विथ एम्प्लॉयज़ एज ए ग्रुप ऑफ पीपल। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल, जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो पर्टिकुलर टीम वर्क होता है, ग्रुप वर्क होता है। तो एक तरीके से मैनेजर को ग्रुप के फॉर्म में भी काम कराना पड़ता है, क्योंकि बिना ग्रुप के वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएगा। अगर एम्प्लॉय अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ही देखेगा और ग्रुप के ऑब्जेक्टिव नहीं देखेगा तो ग्रुप के गोल के हिसाब से कंपनी के गोल भी अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है। फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इसका मतलब क्या हो गया, जो भी पर्टिकुलर काम दिया है यानी जो भी इनपुट है उसको आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैनेजमेंट रिक्वायर ए प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी इनटू द डिजायर्ड आउटपुट फॉर कंजम्पशन। फिर आपको बोल दिया लास्ट फीचर, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी जो कि जनरली टीम वर्क एंश्योर करती है, और आपको पता है कि एक तरीके से इंडिविजुअल एफर्ट को कॉमन गोल की तरफ लेके जाती है, कॉमन डायरेक्शन की तरफ लेके जाती है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन की भावना बनाती है। फिर आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट। तो इसने पहला दे रखा है ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें 3 आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो देखो सर्वाइवल का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने कोई नया बिजनेस सेटअप किया तो आपको पता है कि आपकी मिनिमम कॉस्ट, जो भी आपकी कॉस्ट लग रही है वो तो नॉर्मल रिकवर हो ही जाए। तो ये बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को इतना कमा लेना चाहिए जिससे क्या हो जाए कि वो सर्वाइवल तो कर पाए, इतना रेवेन्यू तो उसको मिनिमम अर्न करना ही चाहिए। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि जो भी इसकी कॉस्ट कवर हो जाए, जो भी बिजनेस की रिस्क है वो कवर हो जाए और इससे ऊपर वो नॉर्मली कमा रहा हो। लेकिन ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, वो आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे उसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, ग्रोथ का बढ़ता जा रहा है। इस केस में हम बोल रहे हैं कि ग्रोथ के इंडिकेटर क्या होते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, उसका सेल्स का टर्नओवर बढ़ रहा है। वो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को दूसरी जगह भी लेके जा रहा है, इंटरनेशनली, ग्लोबली। तो इसका मतलब उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। या मैं बोल रहा हूँ कि चलो डोमेस्टिकली भी क्या कर रहा है, पहले उसका एक बिजनेस था, दूसरा बिजनेस भी हो गया, तीसरा बिजनेस भी हो गया। इस तरीके से वो डाइवर्सिफिकेशन की अप्रोच कर रहा है। पहले पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट में काम करता था, अब अलग अलग प्रोडक्ट में काम कर रहा है। ठीक, जैसे आपका मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बिजनेस था, लेकिन अब आप फर्नीचर सेक्टर में जा रहे हो, क्लोथ सेक्टर में जा रहे हो, सीमेंट सेक्टर में जा रहे हो। इस तरीके से आप अलग अलग जगह जा रहे हो, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इसी तरीके से आपके एम्प्लॉयज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से ग्रोथ के इंडिकेटर हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल, अगर ये भूल भी जाते हो तो आप ऐसे सोचिए कि अगर मैंने आपको पानी में डुबो दिया 15-20 सेकंड के लिए, तो आप क्या करोगे, पहले आप खुद को सर्वाइव करोगे, एक तरीके से बचाने की कोशिश करोगे। फिर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि आप थोड़ा स्टेबल होगे। फिर ग्रोथ का मतलब क्या होगा, आप थोड़ा आगे बढ़ जाओगे, फिर आप थोड़ा चलने लग जाओगे। तो एक तरीके से सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, यही अप्रोच होती है। जैसे जो मैंने अभी मैन से रिलेटेड अप्रोच बताई, वैसे एक बिजनेस की भी अप्रोच होती है कि पहले वो सर्वाइव करेगा, फिर वो प्रॉफिट कमाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रोथ जनरेट करेगा। अब यहाँ पे देखो सोशल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव जनरली क्या है, जो बेनिफिट, जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो, सोसाइटी के बेनिफिट को एक तरीके से क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, उनसे रिलेटेड हुआ। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो पॉलिटिकल वेस्ट है या जो डिग्रेडेशन किया जा रहा है एनवायरनमेंट का, वो कम किया जाए। ठीक है, या ऐसे पर्टिकुलर मशीनरीज, इक्विपमेंट का यूज़ किया जाए जो पॉलिटिकल वेस्ट कम निकालते हो। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रोवाइड करें बेसिक एमिनिटीज़, हेल्थ से रिलेटेड, उनके बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, उनको स्कूल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, उनको एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। अगर कोई बच्चे छोटे हैं तो आपको पता है कि आप जब क्या करते हो, बिजनेस में आते हो तो आप बच्चों को संभाल नहीं पाते हो, तो क्रेचेस दिए जाएँ। क्रेचेस मतलब क्या होते हैं कि शिशु पालन गृह, एक तरीके से, यानी बच्चे को संभालने वाले गृह। तो वहाँ पे एक तरीके से क्या हो गया, एम्प्लॉयज़ के बच्चे आराम से, जब तक एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आराम से वो पल जाएं। फिर आपको बोल रहा है गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन है, या मैं बोल सकता हूँ कि बैकवर्ड एरिया से रिलेटेड पर्सन है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये भी आपका एक तरीके से सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है उसकी फाइनेंशियल नीड क्या है, उसको सैलरी मिले, उसको जो भी बेनिफिट्स मिले, पर्क्स मिले, यानी उसको जो भी मेडिकल फैसिलिटी मिले, एकोमोडेशन की फैसिलिटी मिले, उसको जो भी अलाउंस मिल रहे हैं, जो भी उसको बोनस मिल रहे हैं, जो भी उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, वो उसको मिलते रहें जैसे जैसे वो पर्टिकुलर काम कर रहा है, या पर्टिकुलर जो भी रिवॉर्ड्स अचीव करता जा रहा है, या जो भी उसको ऑब्जेक्ट बोले गए हैं जैसे जैसे वो अचीव करता जा रहा है, तो उसके खुद के पर्सनल ऑब्जेक्ट भी आप प्रोवाइड करो। सोशल नीड्स का मतलब क्या हो गया, जैसे पीयर रिकग्निशन। पीयर रिकग्निशन मतलब क्या होता है कि आप तो काम कर रहे हो लेकिन पास वाला को वर्कर आपको कोई भाव नहीं दे रहा, नॉर्मल वे में कहने का मतलब। तो एक तरीके से नॉर्मल को वर्कर, यानी जो भी आपस में आपके साथ को वर्कर है, वो आपको एप्रिसिएशन दे, या एक तरीके से आपको ग्रेटिट्यूड दिया जाए। तो ये कैसे हो सकता है, जो भी मैनेजर है पर्टिकुलर आपको क्या बोलेगा, सोशल मीडिया में आपका नाम कर देगा एक तरीके से कि इस पर्सन ने इस बार इतनी सेल अचीव करी है, इतना ग्रोथ करी है।
तो आपको ये मेंशन कर दिया जाएगा। इसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रिवॉर्ड दिया जाएगा ताकि आप बाकी को वर्कर में आपकी पहचान हो और को वर्कर आपको एक तरीके से अप्रिशिएट करे कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो उसे हम क्या बोलेंगे, पीयर रिकग्निशन। इसी तरीके से मैनेजर क्या कर सकता है, सबके सामने आपको फ्लावर दे देगा, आपको कोई पर्टिकुलर गिफ्ट दे देगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो एक तरीके से आपकी खुद की पीयर रिकग्निशन होगी, यानी अपने ही पर्टिकुलर ग्रुप के साथ वो पर्टिकुलर ग्रुप के पर्सन या आपके साथ काम करने वाले कॉलिग्स आपको क्या करेंगे, थपथपाएंगे कि भाई बहुत अच्छा आपने काम किया। उसे बोलेंगे पीयर रिकग्निशन। हायर लेवल नीड्स सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, इसी तरीके से आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपको धीरे धीरे जो भी पोस्ट है आपकी उसमें आपको इंक्रीमेंट मिलता जाए। ठीक, अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें टॉप, मिडिल और बॉटम होगा या लोअर लेवल बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो देखिए जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट का आप ये बोल सकते हैं कि इसमें वो पर्सन आते हैं जो कि एक तरीके से स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। तो एक तरीके से वो गोल डिसाइड करते हैं, क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, मैं ये बोल सकता हूँ, या अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे कौन आ गया, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CEO CFO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर आप बोलोगे सर मैनेजर, तो जहाँ पे भी मैनेजर का पार्ट आए तो किस में आएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्टर, चेयरमैन, CEO, COO, CFO, इस तरीके से बात कर रहे हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे प्रोडक्शन, HR, फाइनेंस, ये जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो कि एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, उसको एक तरीके से कोऑर्डिनेट करने का काम करना। टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। ठीक, तो एक तरीके से क्या करते हैं, वो मेन स्ट्रेटेजिक बिहेवियर करते हैं और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने का काम करते हैं। टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल आ गया, तो मेन आप यही याद रखिए जिससे आपको सारा पार्ट याद हो जाएगा। एंड स्ट्रेटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट, तो गोल को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजी है उसको प्लानिंग का काम यही करते हैं। टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, तो मेन रेस्पॉन्सिबल क्या होंगे, यही होंगे। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जब भी क्या करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो इनको देता है। तो जनरली इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे प्रोडक्शन मैनेजर, यानी एक तरीके से डिविजनल या डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये आ गए। इनके फंक्शंस क्या हैं, जो भी पॉलिसी फ्रेम की गई है टॉप मैनेजमेंट द्वारा उनको इंटरप्रेट करना, फिर एंश्योर करना दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सोनल, इसका मतलब जो भी लेबर फोर्स है या वर्क फोर्स है बात की, वो पर्टिकुलर उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, HR डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में है या नहीं है। टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, तो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुपरवाइजर्स को, फॉरमैन्स को क्या करता है, नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। टू मोटिवेट एम्प्लॉय ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रख लेना, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये आपका पूछ लेता है कि क्या करना है, एक तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए क्या करता है, अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन का काम करता है। एक तो ये पार्ट, और जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी फ्रेम करी है उसको इंटरप्रेट करने का काम करता है, ये मेन याद रख लेना। फिर ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में क्या बोल रखा है, सुपरवाइजर एंड फॉरमैन। अब इनका फंक्शन क्या होगा, ये एक तरीके से लेबर फोर्स जो भी होते हैं, वर्कर होते हैं, उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनके एफर्ट को देखना कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं करना। एक तरीके से जनरली यही वर्क फोर्स को या वर्कर को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। तो बोला टू इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्क फोर्स एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट, जो भी मिडिल मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो वर्कर को क्या करेंगे, ये पास ऑन करेंगे, उनको देंगे इन्फॉर्मेशन। टू एंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज। टू एंश्योर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन, कि वर्कर की सेफ्टी बनी रहे, उनको कोई नुकसान फिजिकली उनको कोई डैमेज ना हो। और ये देखना चाहेंगे कि जो भी आउटपुट निकले वो क्वालिटी वाइज सही हो, और जो वेस्टेज हो मिनिमम मटेरियल की हो, या जो भी इनपुट हो वो मिनिमम वेस्टेज हो। ठीक है, तो इस तरीके से पर्टिकुलर पार्ट सारा का सारा देखते हैं, आपको पता चल गया, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। अब हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें जनरली हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर सिग्निफिकेंस देखेंगे, और अगली वीडियो में देखेंगे इसका फेयोल का पार्ट, हेनरी फेयोल और FW टेलर के प्रिंसिपल से रिलेटेड पार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट।
और हाँ, मुझे आपको एक पार्ट भी बताना था लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, जो कि मैं बताना भूल गया, चार्ट से रिलेटेड, ताकि आपको थोड़ा समझ में और आ जाए। तो देखो यहाँ पे पहले ये देख लीजिए सीईओ, उसके बाद आपको दिख रहा है मैनेजर, फिर दिख रहा है फॉरमैन, फिर दिख रहा है वर्कफोर्स। तो ये क्या हो गया आपका टॉप लेवल, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया आपका मिडिल। तो एक तरीके से क्या करेगा, हम बोल सकते हैं कि जो भी ये स्ट्रेटेजी बनाएगा इसके लिए एक तरीके से ऑर्डर देगा, ये इसको इंटरप्रेट करेगा, एक तरीके से देखेगा और यहाँ पे एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे देगा। तो मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, फैब्रिकेशन फॉरमैन को या असेंबली फॉरमैन को एक तरीके से ऑर्डर दे देगा। फिर ये जो सुपरवाइज़र या मैं बोल सकता हूँ फॉरमैन जो भी होंगे वो क्या करेंगे, जो वर्क फोर्स है उसके लिए काम करेंगे। तो अगर मैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोल रहा हूँ तो वो कहाँ तक है, यहाँ तक है, टॉप, मिडिल, फिर बॉटम। इसके बाद जो ये वर्कर्स ये हो गई, एक तरीके से क्या हो गई, तो वर्कफोर्स आ गई, ठीक है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ ये तो एम्प्लॉय हो गए किसके, नॉर्मल छोटी वर्कफोर्स हो गई, एक तरीके से बोल सकते हो। तो ये पार्ट आ गया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो जनरली आपको दिख रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिख रहा है। वो जनरली जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था वो किससे रिलेटेड था, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड पार्ट देखोगे, फॉर्मर, इनफॉर्मर, तो उसमें मैंने बहुत सारे लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर दे रखे हैं। तो जैसे ही वो अगली वीडियोस कवर होगी उसमें हम देख लेंगे, पर अभी तो अपनी 3-4 जो वीडियो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आएगी। तो आप बोल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो थोड़ा सा कवर कराना जरूरी था। तो ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। आपको पता है कि जब तक आपको रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता होगे तो आप पर्टिकुलर वो काम नहीं कर पाओगे, या एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक सिस्टमेटिक ढंग से आपका काम स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। एक स्कूल भी होता है तो वो पर्टिकुलर क्या करता है, किसी गाइडलाइंस या किसी रूल्स के बेसिस पे ही चलता है जो कि बनाए गए हैं। अब वो रूल्स या गाइडलाइंस आप देखोगे कि सारे स्कूल्स में क्या होते हैं, जनरली सेम ही अप्लाई होते हैं, लेकिन तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे साइंस के रूल लगते हैं सारी जगह सेम और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सारी जगह सेम लगे। तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट तो कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको सेम टू सेम अप्लाई करना हो। आप क्या करोगे, सिचुएशन के बेसिस पर उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल होते हैं एक तरीके से डायनामिक होते हैं, आपकी मर्जी, आप उसमें चेंज भी कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होते हैं एक तरीके से। तो ये बोल रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिग्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। जनरली जब प्योर साइंस का रूल देखते हो तो उसमें क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है कि जो कॉज है वो एक तरीके से क्या देखता है कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। उस केस में जब भी हम देखते हैं तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, उनसे रिलेटेड जो भी आप क्या देखते हो, फॉर्मूला देखते हो, वो एक तरीके से प्रॉपर है। और उस केस में क्या करना पड़ता है, आपको उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल इतनी ज़्यादा रिग्ड नहीं है, ये किस पे डिपेंड होता है, ह्यूमन बिहेवियर पे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि सिचुएशन के बेसिस पर, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है उसके बेसिस पे इनको क्रिएटिवली तरीके से अप्लाई करना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही अप्लाई करो। अगर आप इतनी इंटीग्रिटी के पर्सन हो कि आप खुद ही अपने प्रिंसिपल्स देख सकते हो, तो ज़रूरी नहीं कि जो आपको फेवल्स ने दिए या हम बोल सकते हैं टेलर ने दिए तो आप अप्लाई करो। आपकी मर्जी है, आप खुद के हिसाब से भी रूल्स अप्लाई कर सकते हो जो कि आपने खुद ने एक तरीके से जनरेट किए हो या बनाए हुए हो। यहाँ पे बोल रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव गेन्ड इंपॉर्टेंस विद इंक्रीजिंग प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे जैसे मैनेजमेंट का प्रोफेशनलाइजेशन होता गया वैसे वैसे क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी क्या है, अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाता गया। क्योंकि आपको पता है कि जो पिछले प्रिंसिपल्स आप पढ़ते हो, जैसे जनरली आप पुराने प्रिंसिपल पढ़ते हो फेयोल के, टेलर के, उसके बाद नए प्रोफेसर और आए और धीरे धीरे उन्होंने भी अपने प्रिंसिपल्स धीरे धीरे अप्लाई करना चालू कर दिए। और जैसे जैसे प्रोफेशनलाइजेशन आने लग गया, कहने का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट आ गए जो कि एक तरीके से बोलते हैं कि आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। तो उस केस में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का रोल भी धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ता गया। तो यहाँ पे आपको नेचर, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स कुछ भी बोल सकते हो वो दे रखे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। एक एक करके देख लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक या फीचर बोल रहा है जनरल गाइडलाइंस। तो इसका मतलब क्या है, जैसे अगर अपन अगली वीडियो में या जितनी भी मैंने पार्ट बताया कि उसमें पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जैसे फेवल्स के पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या आता है, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरीके से उनके बहुत सारे आते हैं, स्कॉलर चेन, ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो जब भी आप वो जनरल गाइडलाइंस पढ़ते हो या जनरल रूल्स पढ़ते हो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, आगे उन गाइडलाइंस को पढ़ते ही एक्शन करना पड़ता है, मतलब अपने प्लान को या जो भी पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है। पर वो एक जनरल गाइडलाइंस है।
आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग या जो आपके एनवायरनमेंट में उस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट या बिजनेस सिचुएशन क्या बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक है, और कई फैक्टर्स की वजह से, जैसे पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिकल रिस्क, ठीक है, एक्सचेंज रेट रिस्क, अगर आपका बिजनेस बाहर ऑपरेट कर रहा है तो उसकी रिस्क की वजह से आपको क्या करना पड़ता है, उस टाइप की सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंजेस करना पड़ता है, खुद को डालना पड़ता है। तो क्या पता आपको जो रेडीमेड ये जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो ढंग से आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प नहीं कर रहा हो। तो ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरल प्रॉब्लम। तो उसमें आपको ज़रा सा चेंजेस तो करना पड़ता है, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, या हम बोल सकते हैं बिजनेस की सिचुएशन की जो भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है, तो उस हिसाब से आपको भी क्या करना पड़ता है, उन प्रिंसिपल्स में हल्का सा चेंज करना पड़ता है और अपने हिसाब से उसको अप्लाई करना पड़ता है। फिर आपको बोल रहा है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सीधी सी बात है, कई जैसे मैंने बताया आपको प्रोफेसर, जिसमें मैंने आपको नाम बताया, वैसे ही ऐसे बहुत सारे आप देखते हो, राल्फ सी डेविस, फेयोल्स, टेलर, इन्होंने क्या करे, अपने प्रैक्टिस के थ्रू और पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में जाके उन्होंने देखा कि इस टाइप से अप्लाई हो रहा था, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, धीरे धीरे करके उन्होंने ये प्रिंसिपल बनाए। तो ऐसे करके बोल रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डेराइव्ड बाय ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। तो इसका मतलब क्या, अगर आप मैनेजर हो तो आपको धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से वर्क करना है मुझे, पिछले फेलियर से आपको पता चलता है कि धीरे धीरे करके इस बार मुझे सक्सेस की तरफ जाना है, या मेरे जो गोल अचीव पूरे नहीं हो पाए तो उसमें क्या कमी रह गई थी, मुझे धीरे धीरे करके उसको क्या करना है, सही करना है। तो एक तरीके से ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम हो जाता है, जिसको आपको क्या करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। फिर आपको बोल रखा है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब यही है, आपको पता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, और इसका मतलब सारी कंट्रीज़ में ही आपको पता है कि ये अप्लाई होते हैं, लेकिन थोड़े से चेंजेस होते ही हैं। सारे मैनेजर्स का अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये बोल रहा है सारे ऑर्गेनाइजेशन पे, सारे लेवल्स पे और सारे टाइम, हर टाइम क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिग्ड बट आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। तो जैसे आपको बोला कि साइंस के रूल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल रिग्ड होते हैं, इसका मतलब क्या, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, एक तरीके से वो फिक्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको आप चेंज कर सकते हो और मैनेजर अपनी नीड के हिसाब से उनको चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और इट्स डिस्पर्सल विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच एंटरप्राइज। तो बोल रहा है कि जो भी हर एंटरप्राइज है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से क्या करेगा, या तो वो सेंट्रलाइजेशन का तरीका अपनाएगा या डिसेंट्रलाइजेशन का। अगर मैं बोलूँगा कि बिजनेस बहुत बड़ा है तो उस केस में सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन सारा काम नहीं संभाल सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी को दूसरों को भी देना पड़ेगा, यानी डिसबर्स करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन का तरीका अपनाना पड़ेगा। और एक जैसे मैं बोलूँगा मेरा छोटा बिजनेस है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैं ऑथोरिटी भी मैं ही हूँ और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। तो उस केस में डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किसकी तरफ रहेगा, सेंट्रलाइजेशन की तरफ ही रहेगा, क्योंकि बिजनेस इतना बड़ा नहीं है। इसी तरीके से बिजनेस में क्या सिचुएशन आ गई है उसके बेसिस पे डिमांड करेगा कि मुझे सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। एक एग्जाम्पल है ताकि आपको क्या है फ्यूचर में याद रहे, तभी मैंने पीडीएफ में इस तरीके से कवर कर रखे हैं। अब आपको बोल रखा है कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो एप्लीकेशन है कि वो अप्लाई होंगे, वो किस पे डिपेंड करते हैं, उस वक्त की सिचुएशन पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या अप्लाई कर रहे हो। जैसे सपोज करो कि फेयोल का एक प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। तो अब रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय का मतलब क्या है, कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। तो वहाँ पे तो क्या बोल रखा है, फेयर एंड जस्ट। इसका मतलब क्या है, इक्विटेबल रेम्यूनरेशन देना चाहिए हर पर्सन को। लेकिन ये थोड़ी है, आपको पता है कि जो एक वर्क फोर्स का लोअर लेवल का आदमी है उसको तो आप क्या करोगे, उस हिसाब से रेम्यूनरेशन दोगे, और एक टॉप पर्सन है जो कि सीईओ है या सीएफओ है, उसको आप हायर सैलरी दोगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्वालिटी या मैं बोल सकता हूँ उसकी वर्किंग एफिशिएंसी के बेसिस पे आप दोगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, एम्प्लॉयर की कितनी कैपेसिटी है पेइंग की, उस वक्त की वेज रेट की कंडीशन क्या चल रही है या इकोनॉमी की क्या कंडीशन चल रही है, उस हिसाब से क्या करेगा, वो वेज रेट डिसाइड करेगा और देगा। तो कह रहा है कि उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो होते हैं कंटीजेंट। मेनली बिहेवियर, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, मेन ह्यूमन बींग्स के जो भी सोशल बिहेवियर चल रहा है या ह्यूमन बिहेवियर चल रहा है उसके बेसिस पे इन्फ्लुएंस होते हैं कि क्या वो सोच रहा है, या उस वक्त उसने उस डिमांड के हिसाब से पर्टिकुलर, जैसे उसको पता है कि किसी गुड्स की डिमांड आ रही है तो उस गुड्स की डिमांड के हिसाब से मैनेजर ने क्या सोचा, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर पब्लिक क्या डिमांड कर रही है, उसके बेसिस पर ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। और हम बोल सकते हैं कि उसी हिसाब से वर्क का डिवीजन होता है, ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जाती है, यहाँ पे कमांड दी जाती है, डायरेक्शंस लिए जाते हैं, तो वो सारा पार्ट
दिखाया है। तो वो आपको किस में पता चलेगा, अगली वीडियो में पता चलेगा। अब आपको बोल रखा है 7th में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये नॉर्मल पार्ट है, सीधी सी बात है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या एस्टेब्लिश करता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन यानी कोई भी पर्टिकुलर रूल है उसके कॉज क्या है और उसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे अगर हम उसको अप्लाई करेंगे, सो दैट दे कैन बी यूज इन सिमिलर सिचुएशन इन ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी उसको एक्चुअली अप्लाई करना हो तो उस पर्टिकुलर रूल्स या प्रिंसिपल जो भी हमने देखे हैं वो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, मेन ये चीज़ है कि उसके कारण क्या है और उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, ये परफेक्ट नहीं होता है, याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर लेस देन परफेक्ट सिंस दे मेनली अप्लाई टू ह्यूमन बिहेवियर। और आपको पता है कि ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है और वो अपने हिसाब से क्या करता है, पोजीशन को गेन करने की सोचता है या अपने हिसाब से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की सोचता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो जनरल प्रिंसिपल है, गाइडलाइंस है, उसको ही फॉलो किया जाए। तो बोला इन रियल लाइफ सिचुएशंस आर नॉट आइडेंटिकल, सो एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में बी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश। तो ये किस में हो सकते हैं, सिर्फ प्योर साइंस में, ठीक है। मैनेजमेंट में पूरे के पूरे एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना बहुत मुश्किल है। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए होते हैं कि जब भी असर्शन रीजनिंग के पार्ट आपके आ जाएं तो आपको थोड़ा पार्ट पता रहना चाहिए, नहीं तो ये आपको कई पर्टिकुलर किताब में रेफरेंस बुक पे इतने ज़्यादा पार्ट नहीं दिखेगा जो कि मैंने कवर किया है। अब हम देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का पार्ट, जो कि आज का लास्ट का पार्ट है। और अगली वीडियो में देखेंगे हम फेयोल के प्रिंसिपल और FW टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। तो पहला पार्ट आपको बोल रहा है दे प्रोवाइड द मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, दे ऐड टू देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। आपको पता है कि जब भी आप कोई पर्टिकुलर वर्क अपने पास लेते हो, वर्कलोड लेते हो, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही आपके पास क्या आती है, नॉलेज आती है, आपके पास एक स्किल आती है, एबिलिटी आती है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन या फ्यूचर में जो भी सिचुएशन आने के चांस हो सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गया तो उस केस में कैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अभी भी प्रॉफिट की सिचुएशन में रख सकते हो। तो वो एक तरीके से मैनेजर की एबिलिटी है। तो ये बोला दे प्रोवाइड द मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। तो एक तरीके से वो उसकी रियलिटी को दिखाता है और एक तरीके से पहले से ही वो प्लान को एग्जीक्यूट कर लेता है कि अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गई तो कैसे उससे वो लड़ सकता है। दे ऐड टू देयर नॉलेज, उसकी नॉलेज बढ़ती है, एबिलिटी बढ़ती है। और इसी तरीके से बोल रहा है कि जो भी मैनेजरियल सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस आएंगे, अगर कोई डायनेमिक एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, जैसे हमने बोल दिया कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस के लॉ चेंज कर दिए, तो उस हिसाब से उसने पहले से ही सिचुएशन सोच रखी होगी कि आगे आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है। तो उस हिसाब से उसको उतना रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए था, या बोल सकते हैं कि प्राइसेस में फ्लक्चुएशन करनी चाहिए थी। तो उसने क्या पार्ट किया या कितना उसने एक तरीके से रिजर्व का या कंटीजेंसी का पार्ट रोक के रखा है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। फिर आपको बोल दिया दे हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एज वेस्टेज एसोसिएटेड विद द ट्रायल एंड एरर अप्रोच कैन बी ओवरकम। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप ट्रायल एंड एरर अप्रोच करते हो तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा वेस्टेजेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप बार बार क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हो अप्लाई करने के लिए, फिर उस पर क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, आपको एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ रहा है, कॉस्ट लग रही है। फिर आप क्या सोचते हो, नहीं अब दूसरा तरीका देखते हैं, फिर तीसरा देखते हैं, इस तरीके से बहुत सारी कॉस्ट लगती जा रही है। तो उस केस में अगर आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो ढंग से किया होता तो एक तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता रिसोर्सेज का और इतना ज़्यादा आपका वेस्टेज नहीं होता। तो एक तरीके से बोल रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करने से रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है और मिनिमम वेस्टेज होता है और आपको ट्रायल एंड एरर अप्रोच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे हेल्प इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एज द डिसीजंस आर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। सीधी बात है। तो जहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपकी एक तरीके से क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, जहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन की बात करोगे, यूनिटी की बात करोगे और पर्टिकुलर जब भी क्या करोगे, ऑर्डर दोगे, या हम बोल सकते हैं कि जो भी वर्कर ऑर्डर ले रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पार्ट में यूनिटी रहेगी और पर्सनल बायस नहीं रहेगा। They help managers in taking scientific decisions as they are based on objective assessment of the situation and emphasis on logic rather than blind faith। तो पता है कि आपको जब भी जनरली मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो भी बने वो किसने बनाए, फेयोल ने, टेलर ने या जितने भी प्रोफेसर्स ने बनाए, उन्होंने अपनी वर्किंग कंडीशंस को देखते हुए उनको बनाया। तो जैसे मैंने बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले जो प्रिंसिपल्स हैं वो FW टेलर ने क्या बताया, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ में वर्किंग कंडीशन चल रही थी उसके बेसिस पे बताए। तो एक तरीके से वो किस पे बेसिस थे, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ सिचुएशन, उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से उसने बनाए, ठीक। और एक तरीके से वो किस पे बिलीव कर रहे हैं, लॉजिक पे, ना कि कोई अंधविश्वास पे या क्या बोलते हैं अपन, एक तरीके से ब्लाइंड फेथ, यानी आप आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हो वैसे नहीं, तो पर्टिकुलर कोई लॉजिक या फैक्ट के बेसिस पे ही प्रिंसिपल बनते हैं। दे हेल्प इन मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट एज दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द एनवायरमेंट।
तो ये तो नॉर्मल केस आपको पता ही है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, जो भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये नहीं कि आप एक पर्टिकुलर प्लान पे स्टिक रहोगे, आपको प्लान को चेंज भी करना पड़ सकता है। दे हेल्प इन फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय रेस्पॉन्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द पब्लिक। For example, the principle of remuneration of employees insist on payment of adequate salary to employees, which should give them at least a reasonable standard of living। तो ये बोल रहा है कि आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी मैनेजमेंट प्रिंसिपल से रिलेटेड, कि जो आपके एम्प्लॉई हैं, जो आपकी पब्लिक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल वेस्ट ज़्यादा आपको नहीं निकालना, या ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करने हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लीशन नहीं हो, नेचुरल रिसोर्सेज एक तरीके से बने रहे, ये पार्ट था। या मैंने आपको बताया कि जो एम्प्लॉई है उनके बच्चों के लिए एजुकेशन, या कई एम्प्लॉय क्या करते हैं अपने बच्चों को संभाल नहीं पाते क्योंकि वो बिजनेस में काम कर रहे हैं, वक्त पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो गए, शिशु पालन गृह बना रखे हैं, जो कि मैंने क्रीचेज बताया था। तो इस तरीके से अलग अलग हेल्थ फैसिलिटी दी जा रही है, एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है, तो वो सारी फैसिलिटी किसको दी जा रही है, एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है। तो एक तरीके से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट ही आ गया। और वो मैंने एक और भी बताया था, पीयर रिकग्निशन, कि कोवर्कर एक तरीके से क्या बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, जो मैनेजर एक तरीके से आपको क्या बोल रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और आपको कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, वो गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहा है या रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है, तो जिससे आपको एक तरीके से रिकग्निशन मिल रही है, तो वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया। दे आर यूज एज ए बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च बाय प्रोवाइडिंग द बेसिक ग्राउंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। तो जब भी आपके पास कोई ट्रेनिंग आता है या आपको एक तरीके से ट्रेनिंग देनी है, एजुकेशन देनी है पर्टिकुलर पार्ट के लिए, तो आप क्या करोगे, एक एज ए मैनेजर आप क्या करोगे, या मैं बोल सकता हूँ कि एज ए ट्रेनी आप क्या करोगे, आप सामने वाले को क्या करोगे, जब भी ट्रेनिंग दोगे तो आप ये बताओगे कि पहले प्रिंसिपल्स ये फॉलो हुए थे, अब मॉडर्न अप्रोच में इस टाइप के प्रिंसिपल फॉलो हो गए हैं और नई टेक्निक्स भी आ गई है। जापान ने क्या करा, काइजेन टेक्निक यूज़ करी, ठीक है, जस्ट इन टाइम अप्रोच होती है, सिक्स सिग्मा टेक्निक होती है, तो नई नई मैनेजमेंट टेक्निक धीरे धीरे डेवलप होती गई। वो किसके थ्रू होती गई, रिसर्च के थ्रू डेवलप होती गई। तो ये बोल रहा है न्यू मैनेजमेंट टेक्निक लाइक ऑपरेशनल रिसर्च, कॉस्ट अकाउंटिंग, जस्ट इन टाइम, काइजेन, लीन मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स सिग्मा एटसेट्रा हैव डेवलप्ड ड्यू टू रिसर्च ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो जनरली जो आप ये जस्ट इन टाइम, काइजेन, लीन मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स सिग्मा, ये आप क्या करोगे आगे जब मैं किसी पर्टिकुलर यूनिट में आपको बताऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में ही है। हाँ, किस में है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में, जिसमें आपका काइजेन कॉस्टिंग आएगा, जस्ट इन टाइम आएगा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, और इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग की कॉस्टिंग, ये सारा पार्ट जो आएगा वो किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट की टेक्निक से रिलेटेड ही है। तो बोल रहा है एटसेट्रा हैव डेवलप्ड ड्यू टू रिसर्च ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जब इस पे रिसर्च की गई, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके थ्रू नई नई टेक्निक्स जनरेट होती गई। ठीक, अब अगली वीडियो में हम लेंगे फेयोल्स प्रिंसिपल, और मैंने क्या बताया, एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले प्रिंसिपल्स। ठीक, उसके बाद हम लेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट अगली वीडियो से। तो अपने 4 वीडियो में सारा का सारा पार्ट कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आपको और भी वीडियोस मिलती रहेगी, फिर आपको MCQs भी इसके मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।